हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। आरपी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की अगर हम बात करें तो इसमें आपके दो पार्ट्स रहते हैं। एक तो डेप्रिसिएशन रहता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वहां पर से जाकर उसे पढ़ लेना। एंड उसमें से न्यूमेरिकल ऑफ कोर्स एग्जाम में आ चुके हैं 2022 में भी, तो इस बार भी एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल सकते हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट, ये आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीई। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है यहाँ पर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप प्रिस्क्राइब करोगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसके लिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे जो यूजर्स हैं उनको समझ में ये आता है कि भाई किस तरीके से हमारे पास में हमने इनको रिकॉग्नाइज करना होगा। तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी हुई है पीपीई में। इसके अलावा यहाँ पर क्या हमारे चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं इन इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब हम रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं पीपीई को, तो यहाँ पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते टाइम में, रिकॉर्ड करते टाइम में सबसे पहले तो दिक्कत आती है कि भाई कैरिंग अमाउंट यहाँ पर क्या होगी हमारे इस एसेट की, क्योंकि काफी लंबे समय तक यूज होने वाले एसेट्स होते हैं। देन यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज से रिलेटेड हमें इश्यूज आते हैं। और यहाँ पर जो इम्पेयरमेंट लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, उनको हमें कैसे यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना होगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस के लिए वैसे तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो ऑलरेडी इन चीजों को कवर कर कर चलता है, बट स्टिल हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पर इश्यू रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं, हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दो कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसको सेटिस्फाई करना होता है हमें किसी भी टेंजिबल आइटम के लिए। इंटेंजिबल आइटम्स के लिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है वो इसे कवर करते हुए चलेगा। तो हम यहाँ पर पीपीई के लिए क्या कर रहे हैं, दो कंडीशंस लेकर चलते हैं। सबसे इजी वाली कंडीशन है कि अगर आपने कोई भी एसेट को 12 महीने से ज्यादा यूज किया। अच्छा, एक अगली कंडीशन हमारी क्या है कि हम यहाँ पर इस एसेट को हमारे प्रोडक्शन में या फिर हमारे गुड्स के ट्रांसफर में यूज कर रहे हैं। जैसे मोटर व्हीकल्स हम यूज कर रहे हैं, ट्रक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, या हम मशीन यूज कर रहे हैं हमारे रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में, या फिर हमने अपने एसेट को किसी और को रेंट पर प्रोवाइड किया है, या इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से यूज करें, जैसे हमारे कंप्यूटर्स हो गए। ठीक है, अब स्कोप क्या है इस स्टैंडर्ड का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम देखें ये एसेट कहाँ कहाँ आपका एप्लीकेबल नहीं है, जब यहाँ पर कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चीजों को कवर कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको नहीं यूज कर रहे। इसके अलावा यहाँ पर बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट हमारे बियरर प्लांट्स। बियरर प्लांट्स क्या होते हैं अभी 2 मिनट में समझाती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर हमारे जो वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हमारा ये जो स्कोप है ये नहीं जा रहा होता। तो वेस्टिंग एसेट्स हमारे कौन से होते हैं, देखो, वो डेप्रिशिएबल एसेट्स जिनकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ है, ठीक है, और इनकी वैल्यू ना टाइम के साथ में कम होती चली जाएगी और ये एक टाइम पर आकर वर्थलेस हो जाते हैं। जैसे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर इनके जो हमारे डिपॉजिट्स रहेंगे, जैसे माइंस हो गए, ऑयल्स हो गए, या फिर यहाँ पर हमारे मशीनरी और व्हीकल्स भी इसके अंडर आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, हमारे पास में कुछ वेस्टिंग एसेट्स होते हैं जिनको हमें किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम यहाँ पर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग ही लेकर जाएंगे, राइट, जो हमारे पास है। लेकिन इसमें हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन चार्जेस वगैरह भी लगाने रहेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी हो सकती है जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में कवर कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम कॉस्ट मॉडल लेकर चलते हैं। कॉस्ट मॉडल क्या होता है कि यहाँ पर हमारी करेंट कॉस्ट कितनी चल रही है, अकॉर्डिंगली हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये किस में कवर होता है, इंड एएस 40 के अंडर हमारे ये जो भी हमारे क्या रहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहते हैं, इनको हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करते हुए चलते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे आपने किसी लैंड में या बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करी ताकि आप रेंटल्स यहाँ पर इसके ऊपर अर्न कर पाओ, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन को, ओके। इसमें से भी ना हम लोग अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर कर तब शो करते हैं। अब बायोलॉजिकल एसेट्स पर आ जाओ।
अगर कोई लिविंग एनिमल है, ठीक है, तो उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 आपका अप्लाई नहीं होता। ऑल्सो अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होगा, अगर आपके पास में कोई ऐसे ट्रीज हैं, ठीक है, मान लो जैसे आपका मैंगो ट्री हो गया जो आपको यहाँ पर काफी साल तक फ्रूट्स देने वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में लेकर आते हैं। मैंगो ट्री को लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो मैंगोज हमें मिल रहे हैं उसे हम नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बेयरर प्लांट्स में आपके पास लिविंग प्लांट्स आते हैं जिनको हम प्रोडक्शन या सप्लाई में यूज करेंगे हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के। यहाँ पर ये जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं जैसे फ्रूट्स हो गए, उनको एक पीरियड से ज्यादा के लिए बेयर करेंगे, और यहाँ पर रिमोट लाइक्लीहुड है कि इनको हम यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तरह बेच रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्ट यहाँ पर अगर कोई इंसिडेंटल स्क्रैप सेल आपको देखने के लिए मिलेगी। अब इनमें से कौन से आपके बेयरर प्लांट्स नहीं है, तो प्लांट्स जो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तरह आपने कल्टीवेट किया, जैसे वीट आपने निकाला, ठीक है, तो वो आपका बेयरर प्लांट्स नहीं होगा। वो प्लांट्स जो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने के लिए काम आए हैं और आपने इनको हार्वेस्ट कर देना है। इसके अलावा ट्रीज जो यहाँ पर आपने लंबर के लिए यूज किए हैं, ठीक है, जो लकड़ी है उसके लिए आप उसको यहाँ पर लेकर आ रहे हो। इसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें वो ट्रीज जो उनके फ्रूट्स के लिए और उनके लंबर के लिए यहाँ पर कल्टीवेट किए गए हैं, ठीक है, उनको भी हम लेकर नहीं चल रहे होते हैं। आगे समझ में, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, हमारे बेयरर प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं, राइट। अगर बात करें मेज वीट, ये हमारे किस में आएंगे, ये हमारे बेयरर प्लांट्स का हिस्सा नहीं होते हैं। एनुअल क्रॉप्स भी हमारी यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की, तो ये बेयरर प्लांट्स पर तो लगता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोड्यूस है जैसे मैंगोस का मैंने बोला था उस पर नहीं लगता। तो AS10 रिवाइज जो है वो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को यूज कर रहा है कि हम अपने एसेट्स को यहाँ पर डेवलप करें या मेंटेन कर चलें, ठीक है, जैसा कि ऊपर डिस्क्राइब किया गया था लास्ट स्लाइड में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसको हम यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में हम इसे कवर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपका कॉस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसमें कि हम एक्यूमुलेटेड हमारा जो भी डेप्रिसिएशन है उसको माइनस कर देते हैं और हमारा एक्यूमुलेटेड इम्पेयर्ड लॉस को भी हम माइनस कर देते हैं। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या रहता है पीपीई के लिए, तो रिकॉग्नाइज मतलब आपका रिकॉर्ड करना। तो रिकॉग्नाइज हम यहाँ पर जो कॉस्ट है हमारे आइटम की वो हमारे लिए एक एसेट की तरह हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इससे मिलने वाले हैं, जो कि यहाँ पर हमारे जो आइटम है, ठीक है, वो एंटरप्राइजेस में यूज हो रहे हैं, और जो कॉस्ट है आइटम की वो हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रीटमेंट हमारे स्पेयर पार्ट्स का या फिर स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स का या सर्विसिंग इक्विपमेंट्स का किस तरीके से होगा, तो मैंने आपको बताया था जो सिग्निफिकेंट हमारे पास में स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे यहाँ पर अगर मान लो कोई एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन का आपके पास एक इंजन लगा है, एक यहाँ पर उसके इंटीरियर्स हैं, तो ये क्या है, ये आपके सिग्निफिकेंट पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी अलग से चार्ज कर रहे होते हैं, और इनको हम किस में लेकर जाते हैं, इनको हम लेकर जाएंगे आपके बेसिकली पीपीई के अंडर, ठीक है। अदरवाइज कोई अगर सिग्निफिकेंट स्पेयर पार्ट नहीं है, छोटा मोटा पार्ट है, तो उसको हम नहीं लेकर चलते हैं। तो आपके पास में दो केसेस होते हैं। केस वन क्या है कि अगर वो पीपीई का जो डेफिनेशन है उसे मीट कर पा रहे हैं तो हम यहाँ पर इनको पीपीई मानकर चलेंगे, अगर नहीं मान रहे हैं तो यहाँ पर हम उसको इन्वेंट्री की तरह दिखाते हैं। और इन्वेंट्री हमने कौन से काउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर किया था, काउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और इंड AS 2 के अंडर, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कब हम ये जो अबव क्राइटेरिया है इसको यूज करते हैं रिकॉग्निशन के लिए। तो यहाँ पर जो भी हमारी कॉस्ट लग रही है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास में जो प्रिंसिपल है वो हमारा क्या होता है कि जो इनकी कॉस्ट थी, जिस प्राइस पर हमने इन्हें परचेज किया था उसी प्राइस पर हम इनको शो करते हैं। तो इनिशियली सिचुएशन 1 में क्या है, इनिशियली जब हमने इसको परचेज किया, हो सकता है यहाँ पर 10 लाख की मशीन थी, हमें 8 लाख की मिल गई, तो हम 8 लाख का ही शो करेंगे, 10 लाख का नहीं शो करेंगे। फिर इसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में अगर कुछ एड ऑन करे हमने, है ना, एड ऑन्स लगते हैं मशीन्स में, या फिर यहाँ पर कोई पार्ट रिप्लेस किया तो उसको हम हटा देंगे।
अच्छा, एक चीज और याद रखना, जब कोई मशीनरी है या कोई हमारा एसेट है तो अब वो इंस्टॉल भी होगा आपका, है ना? तो इंस्टॉलेशन चार्जेस और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जो हैं वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे साइट प्रिपरेशन हुई, इंस्टॉलेशन चार्जेस हुई, आपने लेबर को पैसा दिया कि भाई वो मशीन को इंस्टॉल करें, या फिर आपने टैक्सेस इससे रिलेटेड पे किए। अब अगर नॉन रिफंडेबल में क्या है कि अगर जीएसटी पे किया जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के थ्रू मिल गया तो उसे आप नहीं दिखाओगे, इसीलिए नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को हम लेकर चलते हैं। तो अब जो सब्सिक्वेंट कॉस्ट लग रही है उनको हम किस तरीके से देखकर चलते हैं। तो मान लो आपकी डे टू डे सर्विसिंग हो रही है, ठीक है, तो ये आपके लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आ रहा है तो इसे आप अपनी पीपीई की कॉस्ट में नहीं लेकर जाओगे। अगर कोई रिप्लेस किए हैं आपने पार्ट्स यहाँ पर, ठीक है, या फिर यहाँ पर कोई मेजर इंस्पेक्शन हुआ है तो उसका काउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। अब रिप्लेसमेंट में यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स पर हो रहा है, ठीक है, तो जैसे कि रीलाइनिंग हमें करनी है फर्नांस की या फिर हमारे एयरक्राफ्ट इंटीरियर्स की, तो ये क्या है, इनको आप लेकर नहीं चलते हो। अगर लेस फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपके पास में किसी वॉल्स जो है बिल्डिंग की उनको आपने रिप्लेस किया है, कुछ चेंजेस आपने करे हैं, तो वो आप लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, लेस फ्रिक्वेंट होते हैं, तो इन्हें आप रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विस में हमारी कॉस्ट ऑफ लेबर लग गई, कंज्यूमेबल्स लग गए या फिर स्मॉल पार्ट्स हैं, तो हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। तो मेजरमेंट के टाइम पर हम रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे। अच्छा, आफ्टर रिकॉग्निशन हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों लेकर चलते हैं। अब मेजरमेंट अगर हम यहाँ पर रिकॉग्निशन की कर रहे हैं तो हमें क्या देखना होगा कि क्या इस एसेट को कॉस्ट पर हमें मेजर करना चाहिए। तो अब यहाँ पर एलिमेंट्स आपके कॉस्ट के क्या हैं, तो कॉस्ट जो है एक एंटरप्राइजेस की, उसमें आपके पास में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जो उसका परचेज प्राइस है, कोई भी यहाँ पर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इंस्टॉलेशन, साइट प्रिपरेशन, लेबर को आपने कोई पैसा दिया है इंस्टॉलेशन के लिए, वो सारी चीजें ट्रांसफर करे हैं आपने इसके पार्ट्स को, कुछ स्पेशल इंजीनियर्स को बुलाया है, ठीक है। अच्छा, और आपका इसके अलावा क्या आ सकता है कि अगर आपने डीकमीशन किया, अब हो सकता है ना कि यहाँ पर आपने पूरी मशीन वगैरह लगवाई थी एंड अब यहाँ पर आपको इसको हटाना है, कहीं और ट्रांसफर करना है, तो डीकमीशनिंग हो गई, रिस्टोरेशन हो गई, या फिर सिमिलर लाइबिलिटीज आपकी हैं, तो वो भी आप यहाँ पर शो करते हो। क्या नहीं इंक्लूड कर कर चलते हो, अगर कोई नई फैसिलिटी आपने ओपन करी है, जैसे कि आपकी कोई इनॉग्रेशन की कॉस्ट लग गई, या फिर यहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस आपने इंट्रोड्यूस की है, जैसे कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करा, उससे रिलेटेड प्रमोशनल एक्टिविटीज आपने की, तो उसे आप लेकर नहीं चलोगे। मान लो यहाँ पर आपने बिजनेस जो है किसी नई लोकेशन में शुरू करा और यहाँ पर नई क्लास ऑफ कस्टमर है, तो आपको स्टाफ की ट्रेनिंग अलग से करनी पड़ी है, उसे भी आप पीपीई में नहीं लेकर जाते हो। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव या अदर जनरल ओवरहेड्स लग रहे हैं तो उन्हें भी नहीं लेकर जाओगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें परचेज प्राइस की, तो परचेज प्राइस में जैसे कि आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज हो गई और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेड डिस्काउंट से रिबेट्स हैं तो उनको हमें डिडक्ट करना होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10 लाख की मशीन थी, 8 लाख में मिल गई, 2 लाख का यहाँ पर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया या कोई रिबेट्स मिल गई, तो वो आप डिड्यूस कर देते हो। नेक्स्ट अगर बात करें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की, तो यहाँ पर आपके पास में जैसे लोकेशन पर आप लेकर आए हो, ट्रांसफर किया आपने, ट्रांसपोर्ट किया मशीनरीज को, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप देख रहे होगे कि हमारे पास में इंस्टॉलेशन वगैरह हुए हैं, तो वो कॉस्ट हम इसको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो कैप क्या होगा, लोकेशन या कंडीशंस जो हैं, ठीक है, वहां पर हम लेकर आए ताकि हम इस एसेट को ऑपरेट कर पाए, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कॉस्ट होती हैं जिनको हम कैरिंग अमाउंट में नहीं लेकर जाते, जैसे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा आइटम है जिसको यहाँ पर जो कैपेबल है कि ऑपरेट करेगा इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है, और यहाँ पर अभी हमें इसे यूज में लेकर आना है या फिर हम इसे अभी फुल कैपेसिटी पर यूज नहीं कर रहे। कुछ भी इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस हो सकते हैं जो कि यहाँ पर आपके तब इनकर हो रहे हैं जब आपका आइटम बिल्डअप हो रहा है, या फिर रिलोकेशन और रीऑर्गेनाइजेशन पार्ट है आपका, या फिर ऑल ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये सब आप कैरिंग अमाउंट में नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर कॉस्ट में तो अपनी शो कर रहे हो लेकिन कैरिंग अमाउंट में आप इसे लेकर नहीं चलोगे।
डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में आपका क्या आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट्स आपके आ जाएंगे, जैसा कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में दिखा रखा है, जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन हुआ तब हुआ। साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट होती है। इंस्टॉलेशन होता है, यहाँ पर इंस्पेक्शन होता है कि भाई चीजें सही से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और प्रोफेशनल फीस, अगर कोई स्पेशल ट्रेनिंग के लिए हमें लोगों को बुलाना पड़ रहा है, इंजीनियर्स वगैरह को, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ ऐसी कॉस्ट है एग्जांपल्स की, जो कि यहाँ पर आपकी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट की हिस्सा नहीं है। तो जैसे आपने कोई नई फैसिलिटी स्टार्ट की, मैंने अभी बताया था ना, या कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लेकर आए तो उसकी एडवर्टीजमेंट या प्रमोशंस आपने करवाए हैं, या फिर यहाँ पर आप जो बिजनेस है किसी न्यू लोकेशन में स्टार्ट कर रहे हो तो आपका स्टाफ ट्रेनिंग में पैसा लग गया, या एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल ओवरहेड कॉस्ट। डीकमीशनिंग की अगर मैं बात करूं तो डीकमीशनिंग में आपका क्या आएगा, इनिशियल एस्टिमेट आपकी कितनी लग रही है कॉस्ट डिसमेंटल करने में, आइटम को हटाने में, या फिर उस साइट को जो आपने प्रिपेयर करी थी उसको रीस्टोर करने में, ठीक है। तो ये जो ऑब्लिगेशंस हैं ये आपकी इनकर तब हो रही हैं जब आइटम जो है या फिर जो आपका पीपीई है उसको यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर हटा रहे हो कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इस आइटम को, ये जो वैल्यूज हैं इनको अपनी इन्वेंट्रीज के उसमें शो करोगे। इन्वेंट्रीज को प्रोड्यूस करने के लिए आप इसे यूज नहीं कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर ये आपके पीपीई की कॉस्ट में जो है क्या नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ अ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, कॉस्ट ऑफ अ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में आपके पास कौन सी कॉस्ट आती है, यहाँ पर जो कि डिटरमिन होंगी यूजिंग द सेम प्रिंसिपल एज फॉर एन अक्वायर्ड एसेट। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई ऐसा एंटरप्राइज है जो अपने लिए एसेट्स खुद बना रहा है सेल करने के लिए, जैसे मान लो मशीन्स आप बना रहे हो, ठीक है, लेकिन ये मशीन्स तो आप बेच दोगे, आपका यहाँ पर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो ये आपके लिए क्या हो गई, इन्वेंट्री हो गई, ठीक है। या फिर एबनॉर्मल अमाउंट्स हो गई, वेस्टेड मटेरियल, लेबर या फिर अदर रिसोर्सेज की। एबनॉर्मल अमाउंट्स क्या होती हैं, मान लो यहाँ पर यूजुअली जो नॉर्मल लॉस आपका होता है वो होता है 5 लाख रुपए का, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार आपको यहाँ पर केवल 3 लाख रुपए का ही लॉस हुआ, तो वो जो 2 लाख रुपए आपके थे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये आपकी कोई कॉस्ट है या फिर आपको 8 लाख रुपए का लॉस हुआ, तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट है ये भी आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तो इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो आपकी बोरोइंग कॉस्ट लेकर चलता है, तो यहाँ पर अगर मान लो इंटरेस्ट वगैरह आप पे कर रहे हो, जब आपने यहाँ पर कोई एसेट के लिए लोन वगैरह लिया है, ठीक है, तो वो आप कहाँ दिखाओगे, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में दिखाओगे। अगर बात करें बेयरर प्लांट्स की तो ये भी आपके सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आइटम में ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर इन्हें हो सकता है हमें कहीं पर शिफ्ट करना पड़ रहा है, ट्रांसफर करना पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एट दैट टाइम हम इसकी कॉस्ट को नहीं लेकर चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इनिशियल रिकॉग्निशन की, तो अगर हमने परचेज करा है तो परचेज प्राइस यहाँ पर होगा, फिर नॉन क्रेडिटेबल टैक्सेस को आप ऐड करोगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट यहाँ पर आपकी हो सकता है एक्सपेंसेस लगे या फिर इनकम मिल रही है, तो उसे अकॉर्डिंगली आप प्लस या माइनस करोगे, और इनिशियल एस्टिमेट आपका कितना है रिस्टोरेशन का, उसे आप ऐड कर देते हो। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड में मटेरियल कॉस्ट आपकी है, लेबर कॉस्ट आपकी आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी आएगी, इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस हो सकते हैं तो उनको ऐड करोगे, अदरवाइज इनको माइनस करोगे, बाकी सबको ऐड कर रहे हो। इसके अलावा इनिशियल एस्टिमेट आपका कितना है रिस्टोरेशन का, और बोरोइंग कॉस्ट जो है, ठीक है, उसे आप ऐड करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ एसेट पता चल जाता है, ठीक है। अब आती है बात आपके पीपीई की, तो यहाँ पर जब आपको एक्सचेंज करना है इसे फॉर अ नॉन मॉनेटरी एसेट, मतलब आप इसे काइंड में कर रहे हो, राइट, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसे फेयर वैल्यू पर शो करते हो, ठीक है। अदर अनलेस कि यहाँ पर आपका कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, जो एक्सचेंज हुआ है उसका कोई भी यहाँ पर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, या फिर जो फेयर वैल्यू है, ठीक है, वो ना तो एसेट की आपको रिसीव हुई है और ना जो एसेट आपने गिवन अप किया है उसकी आपकी मेजरेबल है, ठीक है। तो ना तो आपने जो एसेट दिया किसी को उसको आप मेजर कर पा रहे हो कि भाई उसकी वैल्यू कितनी है, और ना जो आपने रिसीव किया उसकी वैल्यू को आप मेजर कर पा रहे हो, तो इनको आप लेकर नहीं चलोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर कोई अक्वायर्ड आइटम है, ठीक है, और यहाँ पर
इसको हमने क्या नहीं करा है, इसको हमने मेजर नहीं करा है एट फेयर वैल्यू, तो जो इसकी कॉस्ट होगी उसको हम कैरिंग अमाउंट पर शो करेंगे। अगर हमने नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर इसकी फेयर वैल्यू पर इसको नहीं दिखाया तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर फिर हम इसकी किस पर लेकर जाएंगे, कैरिंग कॉस्ट पर लेकर जाएंगे। तो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो होता है, अगर इसका कमर्शियल सब्सटेंस है तो हम फ्यूचर कैश फ्लोज जो होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन से हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ इनकम मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्विजिशन की बात हो रही है, तो इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो देखो, अगर हमें कोई अपना एसेट जो है वो हमने नॉन कैश या फिर यहाँ पर काइंड में उसको एक्वायर करा है, तो अगर ट्रांजेक्शन की कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, है ना, तो यहाँ पर एट दैट टाइम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर ट्रांजेक्शन नहीं है, उसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, तो जो हमारे एसेट एक्वायर किए हैं उसको हम हमारी रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे एसेट जो हमने गिव अप किया है उसकी रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या है, बेसिकली उसकी रिटन डाउन वैल्यू कितनी रह गई। और अगर यहाँ पर इसका कमर्शियल सब्सटेंस है तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे फेयर वैल्यू पर लेकर जाते हैं। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है, हमें फेयर वैल्यू ठीक से नहीं पता चल पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि गिवन अप एसेट की फेयर वैल्यू क्या है, या फिर जो एसेट हमने रिसीव किया है उसकी हमारी फेयर वैल्यू कितनी है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एसेट हमने गिवन अप किया है उसकी वैल्यू अभी कितनी बची हुई है। ठीक है, तो एसेट्स जो हैं वो अक्वायर हमारे हो रहे हैं अगर एक्सचेंज में, तो यहाँ पर आप क्या लेकर जाओगे, फेयर मार्केट वैल्यू लेकर जाओगे एसेट की जो आपने गिव अप किया है, और फेयर मार्केट वैल्यू देखोगे जो एसेट आपने एक्वायर करा है। अगर फेयर वैल्यू जो है वो दोनों की ही यहाँ पर मेजरेबल नहीं है, ऐसी सिचुएशन में हम कैरिंग अमाउंट लेकर चलते हैं जो एसेट हमने गिवन अप किया है। तो पीपीई में अगर हमें कंसोलिडेटेड प्राइस निकालना है तो यहाँ पर हम तब क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में जो कंसिडरेशन है वो हमारी अलग अलग आइटम्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई अलग अलग आइटम्स की यहाँ पर फेयर वैल्यू क्या है, एयरक्राफ्ट का इंजन का फेयर वैल्यू क्या है, इंटीरियर डिजाइन का क्या है, उसकी ओवरऑल जो बॉडी है उसका क्या होगा, तो इस तरीके से हम इसको लेकर चलते हैं। अब सब्सिक्वेंट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो है या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या तो रिवेन्यू, रिवेन्यू जो आपका रिकरिंग है नेचर में बार बार हो रहा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो यहाँ पर एक बार आपका होगा और बड़े टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी एंटिटी है जो कि कैरिंग अमाउंट किसी आइटम के रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, ठीक है, तो जैसे कि आपका डे टू डे सर्विसिंग हो गया, तो इसको हम किस में लेकर जाते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में लेकर जाते हैं। तो इन्हें हम प्रॉफिट और लॉस में दिखाते हैं, ना कि हमारे बैलेंस शीट में। इसके अलावा यहाँ पर और क्या देखा था हमने, कि अगर आपको कैपिटलाइजेशन करना है तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिलना चाहिए, कि आपने यहाँ पर कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कुछ खास अच्छा निकल कर आएगा। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई और यहाँ पर उसको फिर अपग्रेड करा। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो खैर आपका इंटेंजिबल आइटम हो गया, एक टेंजिबल मशीन के लिए भी हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, कोई बिल्डिंग है, अब आपने उसको पूरा अच्छे से रेनोवेट करा दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगी क्वालिटी आपके आउटपुट की, या फिर यहाँ पर जो कॉस्ट है वो आपकी कम होगी। जैसे कि पहले आपके केवल 10 प्रोडक्ट्स बन रहे थे, अब आपके 15 बन रहे हैं, या फिर जो आपके 10 प्रोडक्ट्स बन रहे थे उनकी क्वालिटी सडनली बहुत अच्छी आने लग गई। तो कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि यहाँ पर लिंक्ड पार्ट जो होते हैं उनकी, ठीक है, उसकी सीरीज देखने के लिए मिलती है, तो रेगुलर रिप्लेसमेंट की जरूरत है अलग अलग टाइम पर, तो इनकी यूजफुल लाइफ भी अलग हो सकती है। अब इंजन यहाँ पर कुछ टाइम के लिए चलेगा, इंटीरियर थोड़े ज्यादा समय के लिए चल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम रेगुलर रिप्लेसमेंट को क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर लेते हैं अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होगा। तो कैरिंग अमाउंट जो होती है उसको हम डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं ओल्ड पार्ट्स की। मेजर इंस्पेक्शन हो रहा है, यहाँ पर अलग से इंजीनियर्स को बुलाना पड़ रहा है, काफी कॉस्ट लग जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास में रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन हो रहा है फॉल्ट्स के लिए, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ पार्ट्स रिप्लेस हुए हो सकता है नहीं हुए हो। हमें क्या देखना होगा, हमें यहाँ पर बस ये चाहिए कि हमारा जो आइटम है वो कंटिन्यू आपका ऑपरेट करता रहे कंटिन्यूअसली। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको कैरिंग अमाउंट में क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर देते हैं।
और अगर कोई ऐसी अमाउंट है यहाँ पर जो कि कैरिंग अमाउंट में आपकी नहीं आई थी प्रीवियस इंस्पेक्शन की, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रीवियस इंस्पेक्शन की जो अमाउंट है, जो आपकी अभी शो कर रहे हो, सॉरी, उसको आप डी रिकॉग्नाइज कर देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में अलग अलग जो अमाउंट्स है उन्हें हम शो करते हैं। अब रिकॉग्निशन के बाद में मेजरमेंट कैसे होती है, या तो हम कॉस्ट मॉडल लेकर चलते हैं या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल लेकर चलते हैं, जैसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी हम यूज कर रहे हैं, और वो हमारी पूरी की पूरी जो क्लास है पीपीई की उसके ऊपर जाएगा। अब क्लास क्या होती है पीपीई की, कि भाई एक यहाँ पर हमने जो सिमिलर हमारे आइटम्स थे उनको ग्रुप किया, और यहाँ पर फिर हम इनकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, शिप्स, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, पिक्चर्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स और बेयरर प्लांट्स। तो यहाँ पर लैंड में आपका एक क्लास बन गया, लैंड एंड बिल्डिंग्स की एक क्लास, मशीनरीज की एक क्लास बन गई। इस तरीके से आप इन्हें शो करते हो। कॉस्ट मॉडल में हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर हमारा रिकॉग्निशन हुआ है एक एसेट का, तो यहाँ पर हम इसे कैसे शो करेंगे, जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसे माइनस करोगे, और कोई भी इम्पेयरमेंट लॉसेस है उन्हें भी माइनस कर देते हो। रिवैल्यूएशन मॉडल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो फेयर वैल्यू है उसको हम यहाँ पर मेजर कर कर चलते हैं, और केवल रिवैल्यूड अमाउंट को ही हम कैरी करेंगे। तो कोई भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है माइनस कर दो, इम्पेयरमेंट लॉसेस है माइनस कर दो, और इसके बाद में कैरिंग वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई भी आइटम है उसको रीवैल्यू करा है, तो एंटायर क्लास जो है हमारी, ठीक है, अगर एक लैंड को करा तो बाकी जितनी लैंड्स है उन्हें भी यहाँ पर आपको रीवैल्यू ही करना होगा, ताकि आप यहाँ पर अपना क्या दिखा सकते हो, कंसिस्टेंसी दिखा सकते हो कि आप जो अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर रहे थे। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी रिवैल्यूएशन की, तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि फेयर वैल्यूज में आपके क्या चेंजेस आ रहे हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के, ठीक है, जिसको हम रिवैल्यू कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर मटेरियली जो हमारा रिवैल्यूड एसेट है इसकी फेयर वैल्यू चेंज हो रही है, अलग आ रही है कैरिंग अमाउंट से, तो ऐसे में एक और बार हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो सिग्निफिकेंट यहाँ पर इक्विपमेंट्स की जो वैल्यू है उसमें चेंजेस देखेंगे, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, आपके चेंजेस अगर फेयर वैल्यू में हो रहे हैं, तो ऐसे में हमें एनुअल रिवैल्यूएशन करना है। कोई ऐसी मशीन जिसकी टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा क्या होगा आपके लिए, वॉलेटाइल हो जाते हैं नेचर में। तो अगर फ्रीक्वेंट रिवैल्यूएशन आप कर रहे हो तो वो अननेसेसरी हैं उन आइटम्स के लिए जिनमें इनसिग्निफिकेंट चेंजेस आपको फेयर वैल्यू में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आप हर 3 साल में या 5 साल में ही क्या कर रहे हो, रीवैल्यू करते हो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस, थोड़ा मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अब मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।